एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर सुप्रिया सदाशिव सावंत। इन्होंने AIAPEGT 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 लाया है। इन्होंने अपना यूजी जीएस गुने कॉलेज अहिल्यानगर अहमदनगर से पूरा किया है और ये उनका सेकेंड अटेम्प्ट था। इन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में समवेयर अराउंड 1500 में रैंक था और वहां से सीधा इस साल ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। सुप्रिया, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा सुप्रिया, आपने AIAPGT की तैयारी कब और कैसे शुरू की थी? मैम एक्चुअली जैसे आपने कहा कि मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 277 अराउंड मार्क्स आए थे। और मेरा ऐसा था कि मुझे गवर्नमेंट सिटी चाहिए था, तो इसलिए मैंने उस टाइम रिपीट करने का सोचा। और तभी से मतलब जब अगस्त में रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने एक मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मेरा सितंबर के फर्स्ट वीक से मेरा सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। और तभी से मैंने सर के अजित पाटिल सर के क्लासेस भी तभी से ज्वाइन कर लिए थे। और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था उस टाइम। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी गलती हुई थी, तो वो सारे मतलब मेरे को वो ओवरकम करना था, तो मैंने तभी से लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली थी। दैट्स रियली ऑसम कि आपका 1500 के अराउंड जो आपका रैंक है दैट इज नॉट बैड। वो काफी अच्छा रैंक होता है, पर उसके बाद भी आपको जो गवर्नमेंट सीट चाहिए थी, आपने उसके लिए और एक साल रिपीट करने का डिसीजन लिया और ऑल इंडिया रैंक 3 भी लेकर आया। आपने कहा कि आपने आपके कुछ चीजें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके किया। तो रिपीटेड फेस में से कौन सी चीजें थी जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए? मैम सबसे पहले तो मतलब ये है कि कुछ लोग रिपीट का सोचते हैं, लेकिन कहीं पे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर ऐसे सोचते हैं कि पहले 3-4 महीने में जॉब करूंगा और फिर मैं वहां से प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। बट मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छे मार्क्स और अच्छी कॉलेज अच्छा रैंक चाहिए, तो आपको पहले से ही उसको अपना मतलब प्रिपरेशन को अपना 100% देना चाहिए। और एक तो ये चीज अवॉइड करे कि कोई जॉब ज्वाइन करना या फिर हॉस्पिटल ज्वाइन करना, ये मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकले। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। तो अगर घर पे पॉसिबल है आपके, तो घर पे पढ़ सकते हो, या फिर अपने पास में अगर लाइब्रेरी है तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। और फॉलो फॉलो में तो एक तो पहले से ही कंसिस्टेंट रह के पढ़िए, सर के साथ पढ़िए, अपने क्लास को 100% फॉलो करिए। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हमें जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे आपने कोई जॉब ज्वाइन किया था क्या और आपके स्टडी का टाइम कितना होता था रोज का? नहीं मैम, जैसे मैंने बताया कि मैंने सितंबर से ही नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। बट तभी मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करा था, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट सीट चाहिए था तो उतना मुझे देना था, ये मेरे माइंड में था पहले से ही। तो मैंने तभी से लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो मैं सुबह मतलब मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह 6 बजे उठती थी। वहां से फिर तैयार रेडी होके थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करती थी, और फिर 8-9 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी। और वहां से फिर लाइब्रेरी से सीधा शाम के 7 बजे 8 बजे वापस आ जाती थी। तो ऐसा है, मतलब मैंने पूरा अपना जो टाइम था वो मैंने प्रिपरेशन के लिए दिया। उस टाइम पे मैंने कोई भी जॉब वगैरह कोई ज्वाइन नहीं करा था। दैट्स एक्चुअली रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी आई वुड से, बिकॉज अगर हम लोग किसी एक चीज पे डेडिकेटेड होकर काम करें तो हमें उसका आउटपुट भी वैसा ही आ पाता है। एंड यू हैव अ क्लियर विजन कि मुझे गवर्नमेंट सीट जी चाहिए मैम। एंड आपने इसको विजन से किया एंड यू गॉट इट इज वेल। अच्छा सुप्रिया, Yes, ma'am. आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके और कवर करने के लिए क्या अप्रोच यूज किया था? आपने उसको संहिता वाइज किया था या सब्जेक्ट वाइज किया था या फिर जो एग्जाम में वेटेज है उसके अकॉर्डिंग किया था? जी मैम, एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, तब मैंने थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करा था। और जैसे सर भी बताते हैं कि जो अपना जो मेन कोर है वो तो संहिता है। वहीं से अगर आप मेजर संहिता और माइनर संहिता अगर आप कवर कर लेते हो, तो एटलीस्ट आप 300 तक तो स्कोर कर सकते हो। तो ये तो मेन था कि पहले मुझे संहिता पे ज्यादा फोकस करना है। और उसके साथ ही अगर ज्यादा स्कोर चाहिए, तो सब्जेक्ट्स एंड मॉडर्न के कुछ सब्जेक्ट्स है तो वो भी मुझे अच्छे से करने हैं।
तो उसका उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना जो डेली का प्लान था या फिर मेरा वीकली प्लान था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्लान करती थी। और संहिता और सब्जेक्ट्स ऐसे दोनों को साथ लेके चलती थी। अगर 2 घंटे में चरक कर रही हूँ तो मैं मतलब ये प्लान लेकर करके चलती थी कि मैं बीच में आधा घंटा कोई सब्जेक्ट करूँ या फिर कोई मॉडर्न का सब्जेक्ट करूँ। अगर सुश्रुत कर रही तो उसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी। तो ऐसे रोटेशन के साथ मैंने दोनों मतलब बैलेंस करके रखा था, संहिता और सब्जेक्ट्स का। जी एक्चुअली उसका एक और बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आपका माइंड एकदम मोनोटोनस में नहीं है, आप थोड़ा चेंज करो तो आपके माइंड को थोड़ा फ्रेशनेस आता है एंड यू गेट थोड़ा एनर्जेटिक कि हाँ ठीक है यस कुछ मैम। नया पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है। यस। अच्छा सुप्रिया, आपने एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो किया था या फिर आपने कुछ ऐसा वीकली प्लानिंग सिस्टम कुछ रखा था? मतलब आपने क्या स्ट्रक्चर यूज किया था अपने पूरे प्रिपरेशन को या फिर अपने सिलेबस को डिवाइड करने के लिए? जी मैम, तो मेरा ऐसा था कि मैंने सर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मेरा प्रिपरेशन रहता था पहले से ही। तो मैंने डेली का भी प्लान बनाया था और वीकली का भी प्लान बनाया था। जैसे अगर सर के टेस्ट 15 डेज में एक बार रहते हैं या फिर 10 डेज है अगर मेरे पास टाइम, तो मैं ये ट्राई करती थी कि उसमें अगर मैं 7 से 8 से 9 घंटे पढ़ रही हूँ तो उसमें मैं 6 से 5 से 6 से घंटे मैं संहिता को देती थी। और फिर जो बाकी है उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर एमआरआई नोट्स पढ़ना या फिर जो माइनर संहिता है या फिर बाकी के सब्जेक्ट है वो करती थी। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा रहता था, सुबह जैसे मैंने बताया कि मैं 8-9 बजे लाइब्रेरी जाती थी। वहां से मैं 2 घंटे चरक, और फिर उसके बाद बीच में कोई सब्जेक्ट, फिर 2 घंटे सुश्रुत, फिर बीच में कोई सब्जेक्ट, ऐसे करती थी। और ये टाइम टेबल मैं 5 बजे तक फॉलो करती थी। वहां से 2 घंटे फिर एमसीक्यू सॉल्व करना, और 7 से 8 बजे तक मैं अराउंड घर पे आ जाती थी। और फिर डिनर डिनर करने के बाद मैंने रात का 1 घंटा मतलब कंपलसरी रस शास्त्र के लिए रखा था, क्योंकि मुझे पहले से ही थोड़ा सा रस शास्त्र डिफिकल्ट लगता था। तो उसके लिए मैंने रात का 1 घंटा रखा ही था। उसमें मैं ट्राई करती थी कि मैं एटलीस्ट 2 सीरीज तो उसके मतलब पढ़ के कवर कर लूँ। और फिर टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, या फिर जो भी मैंने दिन दिन भर में पढ़ाई की है उसका उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और उसके लिए मैंने मतलब एक डायरी भी बनाई थी। अगर ऐसे आप नोट करके चलते हो तो अपने जो प्रिपरेशन का अगर आप ट्रैक रखते हो तो उसमें आपको अपना बैकलॉग भी समझ में आता है। और मतलब ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप, सिलेबस भी कवर हो जाता है उसमें। तो ऐसे मेरे थोड़ा सा मतलब प्लान करके ही थोड़ा सा पढ़ा था। जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि आपने कैसे सिस्टमैटिकली आपने इसको प्लान किया था एंड पूरा सिलेबस हम्म। पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन योर प्रिपरेशन प्लान। अच्छा, आपने आपके प्रिपरेशन में रिवीजन को कितनी इम्पोर्टेंस दी थी, उसे कितनी बार किया था और वो आपके प्रिपरेशन साइकिल में कहाँ पे फिट होता था? इसमें मतलब इस प्रिपरेशन में तो यही इम्पोर्टेंट है कि कितना आप रिटेन कर पाते हो। मतलब पढ़ते तो सब है लेकिन उसको रिटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए ऐसा ट्राई करना चाहिए। मेरा भी वैसा ही था। अगर 10 दिन का टाइम है या फिर 15 दिन का टाइम है तो मैं ऐसे मैक्सिमम ट्राई करती थी कि पहले 4-5 दिन में मैं लेक्चर्स सुन के कवर कर लेती थी। और फिर बाकी के जो 5 या 6 दिन बचते थे उसमें मैं जितना ज्यादा हो सके उतना रिविजन्स करती थी। और लास्ट के 2 महीने में मैंने ऐसे करा था कि मैंने 15-15 डेज का ऐसे मतलब प्लान करके रखा था कि अगर ये 15 डेज में मैं इतना सिलेबस कवर करूंगी, फिर उसका ही रिवीजन करूंगी। और ऐसे फिर मैंने मतलब सिलेबस कवर करके उसके रिवीजन का भी लास्ट के 2 महीने में भी ऐसे रिवीजन का प्लान करके रखा था। तो जी मतलब इन शॉर्ट की रिवीजन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं मगर उसे रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन को हमारे प्रिपरेशन की साइकिल में इन्वॉल्व करना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है। अच्छा सुप्रिया, आपने मॉडर्न के यस टॉपिक्स मैम। और आयुर्वेदिक के सब्जेक्ट्स को पैरेलल कैसे मैनेज किया था? एक्चुअली मैम मैंने मॉडर्न के लिए ऐसे अलग से कोई बुक्स नहीं पढ़े थे। जो हमारे सर के क्लास के नोट्स है वहीं से मैंने जितना भी मॉडर्न है वो कवर कर लिया था।
और सर भी जब हम सर के जब लेक्चर्स करते तो सर ने उसमें भी, अगर सर पांडु चिकित्सा पढ़ा रहे तो सर ने वहां पे एनीमिया के भी पॉइंट्स कवर करके रखे, या फिर सर वृद्धि पढ़ा रहे तो वहां पे हर्निया भी सर ने बता के रखा है। तो लेक्चर्स करने का ये फायदा होता है कि उसमें हमारा मॉडर्न चीजें भी, मतलब मॉडर्न पॉइंट्स भी हमारे बहुत सारे कवर होते हैं। और मिसलेनियस सेक्शन है, उसमें भी सर ने बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के मॉडर्न पॉइंट्स है जो बार बार पूछे जाते हैं वो भी सर ने वहां पे कवर करके रखे। तो मतलब मॉडर्न तो मैंने ऐसे ही कवर करा था। एक तो लेक्चर सुन के एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ती थी, और सर क्या करते कि बीच बीच में व्हाट्सएप पे डालते छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं स्टार करके रखती थी। और जब भी मुझे टाइम मिलता था तब मैं वो स्टार्ड मैसेजेस पढ़ती थी। तो वैसे भी मेरे मॉडर्न पॉइंट्स कवर हो जाते थे और एमसीक्यूज भी सॉल्व करती थी उसके। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग बिकॉज जीत पाटिल सर की क्लास में हमारा मॉडर्न ऐसे कवर कवर हो जाता है ना, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते हैं बिकॉज लेक्चर में दोनों हो जाता है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स एक्चुअली। यस मैम। अच्छा सुप्रिया, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और उनका एनालिसिस आप किस तरह से करते थे, और आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे किया करते थे? मैम जैसे मैंने बताया कि मतलब मैं ऐसे डेली का और वीकली का ऐसे प्लान करके रखती थी। तो मतलब उसमें मतलब जब टेस्ट होती थी फर्स्ट डे पे, मेरा ऐसा था कि मैं फर्स्ट डे पे टेस्ट देती थी और सेकंड डे पे उसका एनालिसिस करती थी। तो मेरे हिसाब से सिर्फ टेस्ट देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करती थी मैं कि टेस्ट बस मतलब दे देती थी टेस्ट, उसका कुछ एनालिसिस नहीं करती थी। तो तब मैंने नोटिस करा कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। बट जब मैंने उसका प्रॉपरली एनालिसिस करना स्टार्ट करा कि कहाँ से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अगर मेरे संहिता से गलत हो रहे हैं तो मुझे उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर सब्जेक्ट्स मेरा पीछे है तो उसको मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब आप प्रॉपर उसका एनालिसिस करते हो, टेस्ट का प्रॉपर उसको ट्रैक करते हो, तो वो अपने को समझ आ जाता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और फिर तभी से मैंने नोटिस करा कि मेरा मतलब नेक्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स भी बढ़ गए थे मतलब। तो सिर्फ टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ हमें चलते नहीं रहना है, हमें देखना भी कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब तक हम गलती सुधारेंगे नहीं तब तक हम इसे बेटर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इट्स अ रियली गुड थिंग यस मैम। एक्चुअली। अच्छा सुप्रिया, आपने कौन से सब्जेक्ट सबसे चैलेंजिंग लगते थे आपको, और आपने उन्हें ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? मैम मुझे पहले तो द्रव्य गुण और रसायनशास्त्र ये बहुत चैलेंजिंग लगते थे पहले से ही। और मुझे मतलब वो वोलाटाइल होते हैं ना, वो ड्रग्स नेम फैमिली लैटिन नेम्स आप कितना भी कर लो वो भूल ही जाते हैं हम नेक्स्ट टाइम तो। और रसायनशास्त्र का तो मुझे पहले से ही डर था। तो उसको मैंने जैसे बताया कि मैंने 1 घंटा तो दिन का रखा ही था रसायनशास्त्र के लिए, वो मैं करती ही थी। और अगर जो चीजें मुझे याद नहीं रह रही, मतलब एक तो मैं 2-3 बार पढ़ती थी, अगर फिर भी मुझे याद नहीं रह रहा है तो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मतलब मुझे एक आदत थी कि मैं लिख लिख के पढ़ती थी, अगर कोई डिफिकल्ट चीज लग रही है मुझे तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी और उसके फिर मतलब मल्टीपल रिविजन्स करती थी। तो ऐसे मैंने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो टॉपिक्स है उसको मैंने ऐसे हैंडल करा था। और दूसरी चीज है कि मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम पढ़ते हैं तब का, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो चीजें ज्यादा याद रहती है। अगर कहीं कहीं पे हमारा गलत होता है तो वो हमें बाद में याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया था। तो अगर कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगती है तो उसके मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला कि उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो इस टाइप के मैंने नोट्स बना के रखे थे, जिसका मुझे बाद में मतलब रिवीजन करने में भी मुझे हेल्प हुई। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के आप रख सकते हो, और फिर उसके बार बार रिवीजन करने से वो याद हो जाती। और एक टॉपिक है चरक चिकित्सा, जो सबको ही मतलब लगता है वोलाटाइल। तो मेरा भी ऐसा ही था, वो कल ना कितनी भी बार कर लो बट वो नेक्स्ट टाइम भूल ही जाती थी। तो उसके लिए भी मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स तैयार करे थे कि मतलब ऐसे 2-3 पेजेस में मेरा हो जाना चाहिए ऐसे कल्प के नाम और ट्रिक्स। जैसे सर भी बताते हैं कई बार ऑडियोज में ट्रिक्स वगैरह मतलब बताते, तो वो मैं लिख के रखती थी। तो ऐसे ट्रिक्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करके और उसको बार बार पढ़ के मैंने ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को ऐसे हैंडल करा था। जी एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई डिफिकल्ट है तो हम उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वो सब्जेक्ट को हम जितना बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें फिर वो आ जाता है।
और उसके जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जब क्वेश्चन गलत होता है तो फिर हमें वो याद रहता है कि यहाँ पे गलत था, तो इस तरीके से हमें वो बिल्कुल याद रह सकता है। अच्छा यस मैम। सुप्रिया, प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या रहा था? लाइक डिस्ट्रैक्शन या फिर कंटेंट ओवरलोड, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा होता है, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना, और आपने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया था? तो डिस्ट्रैक्शन का मैम ऐसे था कि मतलब पहले से ही मैंने डिसाइड करके रखा था कि अगर हम एक साल ले रहे हैं बाकी लोगों से ज्यादा एक्स्ट्रा, तो अपने को उतना देना है 100%। तो मेरा यही रहता था कि मैंने पहले से ही जो सोशल मीडिया है वो कम कर दिया था, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह मैंने डीएक्टिवेट करके रखा था। और फिर मतलब ऐसी एक ऐप आती है सोशल वेलबींग, तो वो मेरे फोन में पहले से लेके रखी थी। तो उस पे मैं टाइमर लगाती थी कि इतना 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। तो उससे मेरा स्क्रीन टाइम भी कम हो गया था। तो वो तो सोशल मीडिया से दूर थी। और बाकी मतलब ऐसे नहीं होता कि आप कंटिन्यू ही पढ़ रहे हो एक साल। मतलब बीच में मैं घर पे थी तो कभी कोई फंक्शन आया या फिर किसी की शादी है, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत अपना मतलब टाइम पास हो जाता है। तो उसको भी आपको माइंड में रख के चलना ही। वो मैं ट्राई करती थी कि मैं अटेंड ना कर पाऊँ। तो और अगर कर भी रही हूँ तो मतलब ये मेरी कोशिश रहती थी कि मतलब कंसिस्टेंट रह पाऊँ मैं मेरे पढ़ाई से। अगर मतलब कहीं कहीं पे टाइम पास हुआ है तो एटलीस्ट मैं दिन में 1 घंटा तो पढ़ती थी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ना ऐसे। तो ऐसे आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे डिस्ट्रैक्शन आ जाए या फिर कहीं पे आपका टाइम पास हो रहा है, तो उसको मतलब आगे उसको आपको वो कंपनसेट करना है, वो जो आपका सिलेबस मिस हुआ है उसको। तो यही ऐसे ही चैलेंजेस मैंने हैंडल करे थे। जी, आपने सही कहा कि हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है कि बाकी चीजें भी लाइफ में आती रहेगी, तो फिर वो आते तो हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत हम उस टाइम में भी पढ़ सके। एंड आपने बहुत अच्छा बताया, वो सोशल वेलबींग जो है हम लोग हमारे फोन में यूज करेंगे तो हमारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज आजकल स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है हम सबके लिए। यस मैम। अच्छा सुप्रिया, एक और कहा जाता है कि ना एआई पीजीटी में क्या जरूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन? तो आपको क्या लगता है कि एआई पीजीटी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, या सिर्फ मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन से काम हो सकता है? मैम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्चुअल और जो मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन है वो दोनों जरूरी है इस एआईपीजीटी में। तो जब आप लेक्चर्स करते हो सर के, मतलब वो तो करना मस्ट ही है। चाहे मतलब कुछ बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं, तो अपने को बोर लगता है कि यार इतना बड़ा लेक्चर है कैसे मैं सुनूं। लेकिन उसमें बहुत सारे फायदे लेक्चर सुनने के। तो वो कंसेप्ट जो है उस टॉपिक के रिलेटेड, वो आपके जब आप वो लेक्चर सुनते हो तब आपके क्लियर होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मतलब जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न टॉपिक्स भी वो जब आप लेक्चर सुनते हो तभी आपके वो भी आप कवर हो जाते हैं। और जब आप कोई चीज बार बार सुनते हो, मतलब आप खुद से पढ़ते हो तो भूल सकते हो, लेकिन अगर कोई बार बार सुनते हो तो उसका ये भी फायदा होता है कि वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो मतलब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमको जब हम लेक्चर्स करते तब आती है। और उसका ये एक फायदा होता है कि अगर कोई डिफिकल्ट या फिर कोई और क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप उसको मतलब सॉल्व कर सकते हो वो। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट रहता है। और जैसे मेमोरी बेस्ड मैंने बोला, तो कुछ नंबर्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब संधियों की संख्या, अस्थियों की संख्या, या फिर जो कृमि के नाम है, तो ये सब तो आपको रटना ही है, या फिर लैटिनेंस फैमिली। तो वहां पे आप मतलब लॉजिक नहीं लगा सकते, वो तो रटना ही पड़ता है, कितना भी मतलब भूल जाते हैं हम लोग। तो ये सब मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन भी मतलब दोनों भी बैलेंस करके ही चलना है इसमें। जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमें दोनों बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स पे आने वाले हैं। जैसे कि कुछ जो नाम है, कुछ संख्या है लैटिन नेम में, वो तो हमें मेमोरी बेस्ड पे ही करना है, तो हमें दोनों भी हमारा होना चाहिए। एंड आई थिंक उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हम सर के लेक्चर सुन रहे हैं तो हमारा दोनों भी हो जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाती है, फिर बाद में हमें उससे याद भी हो जाता है, बिकॉज बार बार सुन सुन के भी हो जाता है। अच्छा यस मैम। सुप्रिया, प्रिपरेशन में ऐसा कोई लो फेज आया था क्या आपको, कि कभी भी पूरे जर्नी में, और आपने उसे कैसे हैंडल किया था? यस मैम, आया था। मतलब ऐसे तो बहुत छोटे छोटे से, फिर आपको लगता है कि मतलब
मतलब डिप्रेस्ड फील होता है, मतलब लो फील होता है बहुत ज्यादा, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मेरे भी प्रिपरेशन फेज में ऐसे बहुत सारे आए थे पॉइंट्स। बट ऐसे मतलब एक मैं बताना चाहूंगी इंसिडेंट कि एक बार मतलब जनवरी टू फरवरी के इसमें मुझे आया था बहुत कि सैचुरेशन आया था बहुत ज्यादा, और पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा था। उसमें मेरे 4 दिन चले गए थे एक्चुअली। तो उसको मैंने जो हमारे आयुर्गाइड टीम के जो सोमनाथ सर है उनसे बात करी थी। तो तब मतलब तब उसका जब जो सर ने बताया था उससे मुझे उससे बाहर निकलने के लिए मोटिवेशन मिला था। और मेरी स्टडी पार्टनर थी दिव्या देवकर, जिसका रैंक अभी 71 आया है, वो हमारी क्लास की स्टूडेंट है। तो उससे मैं बात करती थी। तो मतलब हम एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट करके वगैरह, तो उससे हो जाता था, उससे फेज में उस फेज से बाहर निकलने में हेल्प हो जाती थी। तो ऐसे मैंने जो लो फेजेस है तो उसको ऐसे हैंडल करा था। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि किसी फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो, या फिर कोई जो फ्रेंड है जो आपको पॉजिटिविटी देता है, जिससे बात करके आपको पॉजिटिव लगता है या फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ऐसे फ्रेंड से या फिर फैमिली मेंबर से आप बात करके ये सब चीजें हैंडल कर सकते हो। तो बस इतना करना है कि उसी फेज में नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सारी टेम्पररी चीजें हैं। जब अभी मैं वो सोचती हूँ तो लगता है कि मतलब वर्थ है सब कुछ। वो सारी टेम्पररी चीजें, जो परमानेंट आपके साथ रहेगा वो है आपका रैंक, और जो आप सीट लेते हो, आप आपका जो सब्जेक्ट रहता है, आप जो प्रैक्टिस करते हो आगे चल के, तो वो सारी चीजें परमानेंट है। ये सब टेम्पररी चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और ऐसे मतलब लो फेजेस आए तो भी हेल्प लेके आप, मतलब गाइडेंस लेके या फिर मोटिवेशन लेके वो सब हैंडल कर सकते जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग भी समय आते रहेंगे और कभी न कभी तो हर किसी के साथ होता ही है कि सैचुरेशन आ गया, फिर मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे वक्त में हमें वहाँ पे स्टक नहीं रहना है। इट्स अ वेरी टेम्पररी थिंग। वी कैन टॉक टू समवन, हमारे किसी मेंटोर से, दोस्तों से, फैमिली से, ताकि हम उससे बाहर आ सके, बिकॉज हमें हमारे जो बिगर हैं। पिक्चर यस है हमें मैम। उसके साथ स्टिक रहना है। अच्छा सुप्रिया, आयुर्वेद के कैसे कौन से स्पेसिफिक टूल्स थे या फिर कुछ ऑफरिंग्स थी जिसने आपको प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया था? जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने मोस्टली जो सर के नोट्स से ही पढ़ाई करी थी। मतलब चरक चिकित्सा हो, सुश्रुत निदान स्थान हो, ये सारे मैंने सर के नोट्स से ही पढ़े थे। तो उसका मुझे ये फायदा हुआ ना कि मुझे लास्ट में जो मेरे रिवीजन, जैसे मैंने बताया कि 15-15 दिन रखे थे, तो उसमें मुझे मतलब मेरा रिवीजन भी फास्ट हो जाता था। और तो मैंने सर के नोट्स मोस्टली फॉलो करे थे। और दूसरी चीज है कि सर के लेक्चर्स, तो मैं पहले से ही सर के लेक्चर्स करती थी। उसका एक फायदा हुआ कि एक काश्यप का क्वेश्चन आया था जो कि एक्चुअली नोट्स में नहीं था, लेकिन मैंने सर के लेक्चर्स करे थे काश्यप संहिता के। तो वो मेरा मतलब अटेम्प्ट कर पाई वो क्वेश्चन, और मेरा सही भी हुआ वो। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो अपने को लास्ट में पता चलता है। और ये हमारे नोट्स वो तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं मानती हूँ कि ये सब प्रोटीन है उसका। तो उसमें आपको मतलब कम समय में आपका रिवीजन हो जाता है मल्टीपल मतलब सब्जेक्ट्स का, संहिता का हो या फिर माइनर संहिता का। तो वो उसमें ही हमारा में कवर हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब सर के नोट्स ही मैंने तो मोस्टली फॉलो करे थे, और लेक्चर से सब कवर कर लिया था। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आयुर्वेद की जो नोट्स एंड लेक्चर्स है उससे आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी हो जाता है और उनके नोट्स से आपका रिवीजन भी काफी क्विकली हो जाता है। यस मैम। अच्छा सुप्रिया, जो 2 घंटे होते हैं एआईपीजीटी के ऑन द डी डे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आपने उस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी अपने 2 आवर्स के लिए? यस मैम, तो जैसे आपने बोला कि वो 2 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मेंटली और फिजिकली आपको मतलब स्टेबल रहना पड़ता है। तो पहले से ही आप अगर मेडिटेशन करते हो 10 मिनट्स 15 मिनट्स का, तो उसमें एक फायदा होता है कि आप चाहे मतलब पैनिक नहीं होते उस टाइम में। तो और एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने मतलब लास्ट के 2 जो मंथ्स थे उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मतलब एमसीक्यूज मैंने बहुत सारे सॉल्व करे थे। मतलब डेली के अराउंड 1000 एमसीक्यू तो मैं सॉल्व करती थी। तो उसका फायदा मुझे वो लास्ट एग्जाम में हुआ कि मतलब मेरा टाइम मैनेज हुआ अच्छे से, और मेरे उसमें 3 राउंड्स हो पाए।
तो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो जितना मैक्सिमम हो सके मतलब रीडिंग भी है ही इम्पोर्टेंट, उसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करना भी, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। तो उसका आपको लास्ट एग्जाम में बहुत मतलब टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है उसका। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम लोग मॉक टेस्ट में एकदम जैसा हमारा रियल एग्जाम है वो समझ कर हम अपने मॉक टेस्ट दे रहे तो हमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आता है, कैसे करना है, कितने राउंड्स लेने हैं, हम हमारी स्पीड क्या है, हमारा मेंटल स्टेट क्या कैसा होता है, उसकी भी हमें आदत लगती है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग एक्चुअली, ताकि यस। हमारा डी डे हमारा अच्छा जा सके। अच्छा सुप्रिया, काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उन्हें आयुष जी के और रिसर्च से काफी डर लगता है, तो आपने इन दो सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया था एक्चुअली? यस मैम। तो रिसर्च थोड़ा सा वो भी डिफिकल्टी रहता था मुझे सब्जेक्ट। तो उसका मैंने सर के लेक्चर्स करे थे ऐप में से। तो थोड़ी बहुत कंसेप्ट समझ में आ गई थी। और बाकी के जो भी ऐप में से एमसीक्यूज है, जो सीरीज वाइज सर ने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो भी मैंने मल्टीपल टाइम सॉल्व करे थे। तो रिसर्च का मैंने ऐसे कवर कर लिया था। और ये आयुष जी के का तो वो तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था उसका। और आयुषी का ऐसे रहता है ना कि हर साल कुछ ना कुछ अपडेट्स रहते, तो वो अपडेट्स भी आपको मतलब पढ़ते रहना चाहिए। तो सर तो इसमें डालते ही थे, जो भी आयुषी के अपडेट्स है ग्रुप में डालते ही थे। तो उस टाइम पे वो पढ़ती थी मैं। और लास्ट के जो 2 दिन है, मतलब जैसे 4 को एग्जाम थी, तो 2nd एंड 3rd जुलाई को वो 2 दिन मैंने सिर्फ आयुष जीके के लिए रखे थे। और उसके मतलब उसके क्वेश्चंस भी मेरे सही हुए, फिर जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे ना, तो उसका भी मुझे फायदा हुआ आईजीके के मतलब नोट्स पढ़ने का भी उस दिन। जी, मतलब हम लोग जब जो भी सर डालते रहते हैं व्हाट्सएप, अगर हम उतना भी करते यस। चलते रहे तो भी हमारा जो है डी डे के लिए हमारा पूरा प्रिपरेशन आराम से हो सकता है। यस मैम। जी। अच्छा सुप्रिया, इस यस प्रिपरेशन की मैम। जर्नी में आपने कौन सी तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीजें सीखी जो आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बताना चाहेंगे? मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंसी। कि चाहे जो कुछ भी हो, मतलब मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको कंसिस्टेंसी रहना है उसके साथ। मतलब बीच में अगर गैप भी आ जाए ना, तो भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्रेक लेके या फिर किसी से बात करके आपको उससे बाहर निकलना है और कंसिस्टेंट रहना है। तो ये फर्स्ट चीज तो कंसिस्टेंसी है। दूसरी चीज है हार्ड वर्क। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि मतलब हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है ना कि जितना ज्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी जीत भी शानदार होगी। और तो हार्ड वर्क तो मस्ट है इसमें। और सेकंड चीज है कि मतलब डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपको पहले से ही रखना है। मतलब एक प्रॉपर प्लान फॉलो करके आप चल सकते हो, तो अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। तो डिसिप्लिन तो रखना है और अपने क्लास को फॉलो करो। अजीत पाटिल सर जो बताते हैं, मैंने तो ब्लाइंडली फॉलो करा था सर को। और बस यही कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये 3 चीजें हैं। तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें जो है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए अगर हम चलते हैं और अगर हम किसी अपने जो मेंटोर है उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो हम अपने गोल को बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो यस मच मैम। सुप्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड आप अपना टाइम निकाल के आए, हमारे एस्पिरेंट्स को इतना मोटिवेट किया, अपनी स्ट्रेटेजीज को शेयर किया, अपनी जर्नी को शेयर किया पूरे दिल से। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई इनको, जिन्होंने मुझे मेरे इस जर्नी में फुल सपोर्ट करा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर अजित पाटिल सर एंड आयुर गाइड टीम। सर का गाइडेंस अगर नहीं होता तो शायद मेरा इतना अच्छा रैंक कभी नहीं आ पाता। सो थैंक यू सो मच सर।